तो चलिए शुरू करते हैं। और मिनरल न्यूट्रिशन में आपको तो पता ही है मैं कहां से टॉपिक शुरू करवाऊंगा, कहां से करवाऊंगा टॉपिक शुरू? 10 यस, नाइट्रोजन से शुरू करेंगे। तो आज जो मिस कर दिया जिन्होंने वो गए फिर से ये एक समस्या उनके साथ होती रहेगी कमोबेश, क्योंकि आपको पता है कि यहां से एक या दो क्वेश्चन फॉर श्योर आने हैं, कोई रोक ही नहीं सकता, फॉर श्योर आने ही आने हैं। और ये छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। आज मैं बुक पढ़ रहा था हॉपकिंस की, द प्लांट फिजियोलॉजी बाय हॉपकिंस, तो बहुत अच्छा बताया था उसने। एक्चुअली जो कलम पढ़ रहे थे ना, एंडोमाइकोराइजा और एक्टोमाइकोराइजा, तो कल मैं देख रहा था एंडोमाइकोराइजा जो रूट सेल्स के अंदर चला जाता है, तो वहां से मेरे को क्वेश्चन अराइज हुआ कि आखिर अगर रूट के अंदर चला जाता है तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द फंगल सेल एंड रूट कॉर्टिकल सेल कैसे होता है। तो वो मैंने देखा था, उस बुक में मिल गया मेरे को फाइनली। बहुत स्टैंडर्ड बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, अल्टीमेट है। अगर आपको वो सुनने को मिल जाएगा और देखने को मिल जाएगा तो आपको लगेगा कि वैस यस, लाइफ कैसे काम करती है, लाइफ किस जगह पे फ्लोरिश कर रही है और कहां तक स्टडी की जा चुकी है और इसका कितना इंपैक्ट है हमारी डेली लाइफ के ऊपर, है ना। सिंपल सी बात होती है। तो चलो अब शुरू करते हैं। अब वो चीज तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो तो मैं मेरे अपने आंसर के लिए थी, क्वेश्चंस के आंसर के लिए, तो मैंने तो ढूंढ लिए। होपफुली आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके सिलेबस से वो बाहर है। अभी आपको रेलिवेंसी पता होनी चाहिए इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन तो बहुत है, अंतहीन है, अंतहीन इंफॉर्मेशन है। लैग हीमोग्लोबिन के बारे में सुना होगा, उसके स्ट्रक्चर, उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट, कैसे वो काम करती है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें, पेपर पब्लिश सब कुछ हो चुके हैं। तो चलिए जी अब हम शुरू करते हैं कि ये नाइट्रोजन है किस बला का नाम। तो नाइट्रोजन तो बड़ी ही छोटी सी, छोटा सा एक मॉलिक्यूल है, यस और नो, जिसके अंदर दो एटम ऑफ नाइट्रोजन आर बाउंडेड विद द ट्रिपल बॉन्ड, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। इसको फिक्स करने वाले हम क्या बोलते हैं उनको हम एजोट्रॉफ भी बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? उनको एजोट्रॉफ, क्योंकि इसको एजो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको एजो बोलते हैं। तो इसको फिक्स करने वाले को हम क्या बोलते हैं? एजोट्रॉफ। कई बार ये वर्ड आ जाता है, एक छोटा सा वर्ड, और आपके हाथ से 4 नंबर छीन लेता है। इतना इंपैक्ट होता है छोटे छोटे वर्ड्स का, ठीक है। अब यह है कि ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना क्या आसान काम है क्या? सबसे पहले ही हम नाइट्रोजन फिक्सेशन देखेंगे, फिर देखेंगे प्रोसेस करता कौन है। पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्चुअली प्रोसेस कैसे होती है। तो आप मेरे को ये बताओ, आ रहे हैं महान आत्माएं हमारी, अच्छा ये भी ठीक है, बैठो बैठो। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ आ जाओ। अच्छा कल मैं एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो उसमें एक चीज बताई हुई है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न है, इसको अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, उसका सर्वाइवल सहारा डेजर्ट के साथ है। अगर सहारा डेजर्ट नहीं होगा तो अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट भी शायद जिंदा नहीं बचेंगे। कमाल की बात है ना? नहीं, टेम्परेचर की वजह से एक्चुअली होता क्या है, जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं वो सॉयल पार्टिकल्स को उड़ा ले चलती हैं। तो सॉयल पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे सॉयल पार्टिकल वो डिपॉजिट हो जाते हैं कहाँ पे? न्यूट्रिशन डेफिशिएंट सॉयल ऑफ अमेज़न के ऊपर।
तो पूरे उड़ के क्या बोलते हैं, जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं सॉइल पार्टिकल के साथ वहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं। रीजन ये है वहां पे डेंसिटी ऑफ प्लांट्स इतनी है कि न्यूट्रिएंट्स की हमेशा कमी बनी रहती है, डेफिशिएंसी बनी रहती है। वो काइंड ऑफ वहां पे क्या है, दो प्लांट्स के बीच में कंपटीशन है। बाहर मत देखो, मेरे को नहीं अच्छा लगता। फोकस्ड फोकस्ड, ठीक है। आ जाओ भाई, इसको जगह दो भाई सोने के लिए। कमाल की बात है, मतलब कल जो मैंने फैक्ट पढ़ा, मतलब ये तो बिल्कुल ही अलग ही हो गया कि ये कैसे हो गया। जब उसने वीडियो की शुरुआत की, अरे पागल हो गया मैंने कहा, कहाँ सहारा डेजर्ट, कहाँ अमेजोन रेन फॉरेस्ट। फिर समझ में आया उसके क्लियर कट क्या बोलते हैं जो इन्फॉर्मेशन पता चली। और सॉयल पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड हो रहे होते हैं हवा के अंदर, वो सीडिंग का काम करते हैं। सीडिंग, सीडिंग ऑफ क्लाउड सुना है? वो छोटे पार्टिकल्स के ऊपर बूंदें क्या होती हैं, डिपॉजिट होती हैं, फिर रेन होती है। सोचो कितनी बढ़िया बात है। रिसर्च देखो, रिसर्च करने के लिए जो है पूरे पूरे सैटेलाइट लगे हुए हैं। वो एवरीडे की जो हवा का पैटर्न है ना, कितना प्रेशर जा रहा है, कितना, एक एक माइन्यूट डिटेल्स रखते हैं, तो पूरी स्टडी होती है। इसको क्या बोलते हैं हम, कुछ इमेजिंग बोलते हैं, उस अभी मेरे को याद नहीं है। रिमोट सेंसिंग इमेजिंग, रिमोट सेंसिंग इमेजिंग, इंफ्रारेड से ऊपर अल्ट्रावायलेट से सब चीज़ों को चेक करना, पूरे अर्थ में पैटर्न क्या हो रहा है। इंफ्रारेड से देखेंगे तो हीट पैटर्न दिखेगा, अल्ट्रावायलेट से देखेंगे तो देखेगा फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, ग्रीन उससे देखेंगे तो हर चीज़ से क्या बोलते हैं, हर टाइप के कैमरा हैं। यूजुअली जो हमारे उसमें कैमरा होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉर्मली जस्ट लाइट वेव्स होते हैं। इंफ्रारेड कैमरा भी हो सकते हैं, हीट पैटर्न बताते हैं। यूवी कैमरा भी होते हैं, दया ये दरवाजा खोल दो और वो ऐसे करके क्या बोलते हैं, ब्लू सी लाइट लेके घूमते रहते हैं डीएनए को चेक करने के लिए। तो वो कौन से कैमराज होते हैं, यूवी कैमरा होते हैं। बहुत कैमराज हैं, उससे इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। बहुत चीज़ों की स्टडी चल रही है, बहुत रिसर्च चल रही है, ठीक है, बट क्यूरियोसिटी खत्म होती जा रही है। अब वो रिसर्च, अच्छा एक चीज पता है, सारी पब्लिक को इसके अंदर घुसा दिया गया है। जो इससे निकल गया वो यूनिक हो गया इस टाइम पे, इतना वो है, बस इतना ही फर्क है बस, और कोई फर्क ही नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं बस। और जिसने उठा के बस जस्ट क्या बोलते हैं, ये किताबें उठा ली जिसने, बस समझ लो कि वो बंदा क्या बोलते हैं, कामयाब हो गया। एक किताब किसी बंदे ने लिखी है तो उसने पूरी अपनी जिंदगी की नॉलेज रख दी उसके सामने। आपने 10 बंदों की किताब पढ़ ली, समझ लो 10 बंदों की आपने जिंदगी जी ली। आपको अपनी जिंदगी में एक्सपेरिमेंट नहीं करने पड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं है? अरे ठोकर खा के अकल आए वो बेटर है, या पढ़ के अकल आ जाए वो बेटर है? कौन सी बेटर है? ठोकर खा के तो आ ही जानी है, फिर तब तक टाइम बहुत चला जाता है ना। अरे आगे आ जाओ भाई, दीवार आ जाओ, बहुत दिक्कत हो जाएगी, वहां पे समस्याएं हो जाएंगी। वहां पे वो माइट्स टिक्स टर्माइट्स हैं, वो कहाँ कहाँ जाएंगे वो पता नहीं है। इसको जगा दो भाई इसको। अच्छा, तो बुक्स पढ़ लो, आप अपने आप यूनिक हो जाओगे। आपको कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी तो फोन पे लगे हुए हैं। 1% जो बुक्स पढ़ते हैं वही पैसा कमाते हैं, वही अपने प्रोफेशन में सबसे बेस्ट करते हैं। सिंपल। आपको एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में कंडीशन अप्लाई, एमबीबीएस में जाना होगा उसके लिए, ठीक है सर, ये दिल पे लग गई बात है। आपको टॉर्टोरा पढ़नी पड़ेगी, आपको गाइटन एंड हॉल पढ़नी पड़ेगी, आपको एनिमल फिजियोलॉजी के लिए बहुत बुक्स पढ़नी पड़ेगी, इम्यूनोलॉजी के लिए आपको क्यूबे पढ़नी पड़ेगी, बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको लेनिंजर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। छोटी छोटी बुक्स हैं। तो ये सारी सारी फॉरेन राइटर की बुक है। इसमें से मेरे पास 2-3 बुक्स हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी की है, प्रेस्कॉट है, वो मुश्किल से 7,000 की आई थी, मैंने 21,000 पैसे लगाए थे, मतलब सिर्फ बुक्स पे ऊपर। सुंदर बहुत होती हैं बुक्स वो, उनके जो ऐसे लगते हैं, जो पेज होते हैं ना, ऐसा लगता है कि एल्बम जैसे हो, जो घर पे शादी की एल्बम नहीं होती वैसे ही पेज होते हैं उनके। तो अच्छी लगती थी, मैंने कहा चलो ले चलते हैं। अब 5-7 हज़ार रुपये बुक के ऊपर लग गए हैं तो सोचते हैं कि चल पढ़ ही ले। समझ में आया? उसी की वजह से मतलब हम लोग बोल पाते हैं, नहीं तो हमें बोलने कौन देगा।
आप बहुत, आप भी इंटेलिजेंट हो, नॉलेज आपको भी बहुत है, बट रेलिवेंट नॉलेज फिलहाल मतलब आपको जो देने के लिए हम बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको हर एक दूसरे फील्ड की ज़्यादा नॉलेज होगी। समझ में आया कि नहीं आया? बट रेलिवेंट फील्ड की जो नॉलेज की वजह से ही मैं यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं काम कर पा रहा हूँ। आपको भी फॉर एग्जांपल आगे जाके ईएनटी का डॉक्टर बनना है, तो आप ऐसे नहीं है कि वो वीडियो देख के और आप कर लिया कि यार ईएनटी की वीडियो देखो कैसे कैसे हुए हैं। आप किसी डॉक्टर से मिलोगे, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, उससे पूछोगे, आप बुक्स पढ़ोगे उसके बारे में, जो पहले जो ऑथेंटिकेटेड बुक्स जो होती हैं, तब आपको नॉलेज आएगा, अच्छा ईएनटी, अच्छा ठीक है। फिर आपके पास केस स्टडीज आएंगी, आपके पास पेशेंट आएंगे, आप देखो कि ऐसी केस स्टडीज कहीं पहले तो नहीं है, तो उस चीज़ को देखोगे। हाँ, इंटरनेट उसको फास्ट कर देता है, नो डाउट, बट नहीं तो इंटरनेट सर्फिंग में एक बार ट्रैप हो गया तो फिर बंदा ट्रैप हो जाता है, वो भी एक दिक्कत हो जाती है, यानी कि डाइवर्ट बहुत करता है। तो ये डब्बे से बाहर जिस टाइम निकल गए आप, समझ लो कि आप सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि 99% तो जस्ट आर कंज्यूमर्स ऑफ नॉलेज, सो कॉल्ड फेक नॉलेज, सो कॉल्ड जस्ट और जस्ट मिस इन्फॉर्मेशन। ये 1% जो बंदे होते हैं जो पढ़ लेते हैं, वो पूरी इकोनॉमी को, पूरी इंडस्ट्री को, एवरी इंडस्ट्री को रन करते हैं। पता है आपको इस चीज़ का? कोई भी पर्सन हो, आप उठा के देख लेना, वो बुक पढ़ रहा होगा बैठ के, उसको पता है कि जो लिखी हुई इंफॉर्मेशन है, जो सालों साल से चलती आ रही है, जो कि जस्टिफाइड है, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, वो बेटर है ना। उसमें थोड़ा सा अपना फ्लेवर डाल देते हैं, अपनी नॉलेज का, अपने उसका, बन गया कामयाब। ये वाले बंदे जस्ट सो कॉल्ड एंजाइटी, मेरे को एंजाइटी हो रही है, मेरे को एंजाइटी हो रही है, मेरे को, who cares? Nobody cares. There is more than 8 billions of people on this earth and you are saying I am feeling stressed, anxiety, nobody cares. Seriously. तो उस चीज से निकलना है तो जल्दी इसको पकड़ लो, ठीक है? नहीं तो फिर ये तो आपको क्या देगा, आपको पता ही है। जहां से इन्फ्लुएंसर आपको बना सकता है, इन्फ्लुएंसर, so that is, है ना? हाँ, वो कई बार अखबार पहन के आ जाते हैं लोग इन्फ्लुएंसर, ठीक है, कई बार कुछ पहन के आए तो वो इन्फ्लुएंसर हैं। आर दे चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ पीपल? आर दे टचिंग द लाइफ्स ऑफ पीपल? एक आंसर करो। या फिर एक डॉक्टर जिसने अपनी पूरी हिस्ट्री में 10,000 से भी ज़्यादा पेशेंट का इलाज किया है, उन 10,000 जो पेशेंट की ज़िंदगी बची है, वो अपनी लाइफ को सुधार रहे हैं। ज़िंदगी बचने की वजह से उनके ऊपर जो एक एक बंदा इम्पैक्ट हो रहा है, मान के चलो एक बंदे की लाइफ 10 के ऊपर, 10 बंदों की लाइफ एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो 10,000 इंटू 10, 1,00,000 पीपल को उसने डायरेक्टली टच कर लिया डॉक्टर ने। ये होता है सुकून। यस और नो? मैं आज फॉर एग्जांपल, आप कितने बच्चे हो और जितने आ रहे हैं बच्चे, फॉर एग्जांपल अपनी लाइफ टाइम हिस्ट्री में अभी तक मैं मोर देन 6,000 स्टूडेंट्स को मैं अभी तक क्या कर चुका हूँ, मैं मेंटोर कर चुका हूँ, तो मैं टच कर रहा हूँ लाइफ को मैं। ये होती है इम्पैक्ट। या फिर इम्पैक्ट होता है 2-4 सेल्फी डाल दी। आज सेल्फी से याद आया मेरे को कि सेल्फी कहाँ अच्छी लगती है। आप कनॉट पैलेस गए या सो कॉल्ड इधर परी चौक चले गए, ठीक है, और भी जगहें हैं जहाँ पे क्या बोलते हैं, पब्लिक फीलिंग हैप्पी विद 40 अदर्स, ठीक है, हैशटैग फूड लवर, हैशटैग दिस, वो अच्छा है? या फिर एमबीबीएस क्लियर होने के बाद, नीट एग्जाम क्लियर होने के बाद आप जो है गेट नंबर 1 से उतरते हो मेट्रो के, आपको सामने दिखता है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारत सरकार का उपक्रम, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 110049 ये शायद गेट नंबर 1 से ऐसे करके दिखता है, बड़ी सी बिल्डिंग दिखती है, और आप वहाँ पे आपने एक एप्रिन पहनी और जस्ट एक सिंपल सी फोटो खींच के डाल दी, नथिंग, नो हैशटैग। आग लग जाएगी आधों के, तो मर जाएंगे आधे, फूंक जाएंगे खड़े खड़े ही, कार्बन स्केल्टन बन जाएगा उनका। समझ में आया कि नहीं? ऑक्सीडेशन हो जाएगी पूरी बॉडी की।
बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस टाइम, क्योंकि ये जूते कपड़े ये सब कुछ ये खरीदे जा सकते हैं, एप्रिन नहीं खरीदी जा सकती, वो अर्न की जाती है। समझ में आया कि नहीं? वो अर्न की जाती है। मैं एक टीचर हूं, रिसर्च भी बहुत की है, ऐसी बात नहीं कि नहीं की है, बट मेरे को जहां तक लग रहा है कि डॉक्टर्स कितना इंपैक्ट करते हैं। एक बीमार जो पर्सन है, वो जो बस किस्मत को ही कोसने पे बैठा हुआ है, ऐसे लेवल आ जाता है कि उसका भी मेरी तो किस्मत ही खराब है, भाई ऊपर वाला ले ही जाए तो अच्छा है, और उसको ट्रीट करके उसको वापस पॉजिटिवनेस में लेके आना, उसकी बॉडी को ठीक करके, उसको मेंटली ठीक करके, उसको वापस खड़ा करना पूरी दुनिया के बीच में। आप बताओ फिर कौन कर सकता है? आप बताओ, डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। यस और नो? तो कितना पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। और देख लेना, आप किसी भी डॉक्टर के पास देख लेना, उसके पास वहां पे मैगजीन रखी रहेंगी, किसी भी उसके कैबिन में चले जाओ, डॉक्टर्स कैबिन में, बिल्कुल एक तो वाइटिश सा रहता है अंदर पूरा पूरा, वो अपने कूल रहता है उससे, या फिर वो लाइट ब्लू सा रहता है ना? बुक्स रखी होती हैं उसकी शेल्फ के ऊपर, एक साइड में एक डेस्कटॉप रखा होता है, लैपटॉप भी नहीं रखा होता, डेस्कटॉप रखा होता है। डेस्कटॉप इसलिए रखा होता है क्योंकि बस उसने वही काम खत्म किया, अपना गया। फोन तो पता नहीं कहाँ रखा होता, फोन तो दिखता ही नहीं है, वो दूसरे बंदे उठा रहे होते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब से अभी रुके, अभी बिजी हैं डॉक्टर साहब, फोन तो होता ही नहीं उनके पास। ये होते हैं मेरे डॉक्टर, ये होता है इंपैक्ट करना लाइफ को। और पैसा वो साइड अपने आप आ जाएगा, वो तो एक साइड की बात है, वो तो आएगा ही आएगा। एक पेशेंट जो कहीं से ठीक नहीं हो रहा था, आपसे ठीक हो गया, अरे वो 10 लाख रुपए ऐसे दे जाएगा कि ये लो भाई डॉक्टर साहब, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कहोगे कि रहने दो, वो आपको दे के जाएगी, ये लो, उस चीज की टेंशन मत लो। और अगर आप सोचते हो कि एकदम से इनकम आ जाए और एकदम से वो आ जाए, तो याद रखना जिब्रेलिक एसिड से इंटरनोडल जो ग्रोथ होती है वो बहुत वीक होती है, आर्टिफिशियल जो ग्रोथ होती है ना बहुत वीक होती है, और विदाउट एनी कलर होती है वो, एकदम से जो ग्रोथ होती है, जो धीरे धीरे ग्रोथ होती है वो सॉलिड ग्रोथ होती है। समझ में आया? ये फिजिकल चीजें जो अपने को लगता है कि अरे ये मेरे पास आ जाएंगी तो ये कुछ कुछ आएगा, मैं हैप्पी हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं वो हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये वहम है सिर्फ। गाड़ी चाहे कोई सी भी हो, किसी में बैठ जाओ, दे आर कंफर्टेबल, ठीक है? आप किसी भी घर में बैठ जाओ, दे आर कंफर्टेबल, बट आप किसके साथ हो वहां बैठे हुए वो मैटर करता है। आप फैमिली के साथ हो, अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, वो ज्यादा मैटर करता है, ना कि दीवारों के ऊपर बहुत अच्छे से गोल्ड प्लेटेड चीजें लगी हुई हैं, वो मैटर नहीं करती, क्या करना उनका, वो तो एक फिजिकल थिंग है, वो हमारी बॉडी से अलग ही है ना। हमारी बॉडी के अंदर इमोशंस हैं, इमोशंस किससे जुड़े होते हैं? हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, उनके साथ जुड़े होते हैं। यस और नो? और आप अपने काम के साथ भी जुड़े होते हैं। मैं तो खुश होकर आता हूँ हमेशा क्लास में, कभी ऐसा देखा अरे यार सर देखना ऐसे आए जैसे मैयत पे आए हो जैसे, कभी देखा है? खुश रहो अपना, क्या दिक्कत है? कई बंदे देखता हूँ अरे यार, मतलब सीरियसली एक ऐसे खड़े होके क्या बोलते, बॉडी कितना इंपैक्ट पड़ता है, जस्ट पॉजिटिव इतने से पड़ जाता है, इतना ही तो करना है, और हमें ये कमर ऐसे होती है, थोड़ा सा जाए ऐसे बंदा गिर जाए, ये क्या हो रहा है भाई? टाइट रहो, बॉडी को सही रखो, पॉजिटिव रहो, एनर्जेटिक रहो, अपने काम के लिए पैशनेबल रहो। ये जस्ट एक जरिया है, जस्ट एक मेथड है वो आपके प्रोफेशन तक जाने का। बट अगर आपके अंदर साइंस को जानने की अगर झील नहीं है ना, तो आप इसको कितना ही पढ़ लो, आप डॉक्टर भी नहीं बन सकते, और डॉक्टर बन गए तो छोड़ दोगे प्रोफेशन पहले दूसरे साल में, गारंटीड दे रहा हूं इसको, ये भी बता रहा हूं आपको। अच्छा मेरे को ये बताओ, कई बच्चे ये बोलते हैं कि सर वो पेरेंट्स ने बोल दिया मेडिकल करने के लिए इसलिए कर रहा हूँ, और बस पेरेंट्स सबकी वजह से ये सब कुछ वो सब कुछ ऐसा हो जाता है। यार ईमानदारी से बताओ, 11th में मेडिकल किसने चूज की थी? ईमानदारी से एक बंदा बता देना, किसने बताया था आपको मेडिकल चूज करने के लिए? खुद चूज करते हैं बंदे, और कोई नहीं कर सकता। यस और नो? एक बंदा कह दे कि वो जो फलाने के चाचा के ताऊ के बेटे के क्या बोलते हैं उस बंदे ने बोला था, तो उसका कुत्ता बीमार हो गया, तो मेरे को देख के लगा कि जब मेडिकल ले लेनी चाहिए। नहीं यार, ये सब फालतू बातें हैं। आपने अपने क्या बोलते हैं दिल से पूछ के आपने मेडिकल ली थी, यस और नो? यस और नो? एक बंदा कह दे कि मैंने फोर्सफुली ली थी, मेडिकल नहीं चूज कर सकता कोई।
बाकी सारी फील्ड चूज कर सकता है फोर्सफुली कि बेटा कॉमर्स कर ले, इसमें पैसों की कमी नहीं है, ये कर लेगा वो कर लेगा, यस। बट ये वाला जो प्रोफेशन है ये पैसा बाद में सोचता है बंदा, पहले मेडिकल के बारे में, डॉक्टर के बारे में सोचता है। यस और नो बता दो मेरे को। फिर जब आंसर क्लियर है तो प्लान बी को क्यों सोचते हो? किसने फोर्स किया था बताओ? फोर्स किया था? मैं पूछ रहा हूं, फोर्स किया था किसी ने? खुद ही चूज किया था ना। बस फिर उसके लिए अडिग रहो। फिर फैसला जब ले ही लिया है, जब कुएं में उतर ही गए हो, तो काहे के कोबरा स्नेक, काहे के मगरमच्छ, आन दो। अब तो उतर ही गए हैं कुएं के अंदर, तो दिक्कत क्या है? तो पढ़ लो। ये एक्सक्यूज दे के क्या बोलते हैं, माई लाइफ माई रूल्स, ये क्या है? कुछ भी मतलब। हाँ, और माई भी नहीं बोलते, मा एम ए, माई लाइफ माई रूल्स। ठीक है भाई, ये भी ठीक है, प्रोनाउंसिएशन तो सही कर लो पहले है? और लाइफ को भी LIF लिखेंगे, LYF, ये भी ठीक है। सब कुछ शॉर्ट होता जा रहा है। और आपको तो पता ही होगा सेरेब्रम और सेरेबेलम, कईयों को तो यही नहीं पता होगा सेरेबेलम कौन सा है। सेरेबेलम में L आता है लास्ट पोर्शन, बस इतना याद कर लेना है ना। वो श्रिंक होता जा रहा है जस्ट बाय यूजिंग द दिस बॉक्स। सर आप आईफोन बना देते बार बार। तो अगर हम बात करते हैं, चलो वापस आते हैं, इसको बॉन्ड को तोड़ना आसान है क्या? तो क्या इसमें एनर्जी लगेगी? यस और नो? इसके लिए क्या बोलते हैं, एनर्जी लगती भी है। पहला बॉन्ड ब्रेक होता है, पहला बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। और एक बॉन्ड इसका फ्री हो गया, एक बॉन्ड इसका फ्री, क्योंकि ये बॉन्ड कौन सा है? कोवैलेंट बॉन्ड है, तो दोनों का एक एक बॉन्ड क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। तो इनके साथ क्या लगना चाहिए? चलो जी, हाइड्रोजन। इसके लिए 2 हाइड्रोजन पहले एंटर करने भी चाहिए। यस और नो? अच्छा, अगर H+ कर रहे हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एटम बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भी साथ में होने चाहिए। और जब इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जब ऐड होते हैं किसी के साथ, तो क्या उसको मैं रिडक्शन बोलता हूं? क्या यहां पे नाइट्रोजन की रिडक्शन का पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है? बट अगर रिडक्शन है एक, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो है ही है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसमें क्या बोलते हैं, ATP लगते हैं, एक आधे नहीं, 4 ATP लगते हैं यहां। और ये सारा काम जो हो रहा होता है, एक छोटा सा एंजाइम है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलता है और किसी में नहीं मिलता। लेग्यूम प्लांट में मिलता है? नो। लेग्यूम प्लांट के अंदर पाए जाने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर मिलता है? यस। ये तक क्वेश्चन आते हैं, इतने बेसिक क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं पूछता, वो बहुत ज्यादा टफ करने का नहीं पूछता वो। अब इसके बाद आप खुद बताओगे, अगला जो स्टेप करना है, तो क्या दूसरा बॉन्ड टूटा? यस और नो? ठीक है, एक के साथ तो क्या बोलते हैं, पहले से जुड़ा हुआ था कौन? H, अब एक और जुड़ गया। यस और नो? तो ये कौन सा था? NH, NH, और ये क्या है? NH2, NH2। इनके नाम बता सकते हो आप? आ गया केमिस्ट्री, जो रट्टा मारा हुआ था केमिस्ट्री में था ना कुछ, पता नहीं कोई एजाइड था, पता नहीं डाइआजाइड था, पता नहीं एजो था, वो निमोनिक्स बनाए हुए, कुछ तो पता होगा। अच्छा, कल 13% वाला सॉल्व हो गया ना? वो 11% ईस्ट पॉइजन थी या 13% थी? 13% थी। ठीक है, इसके बाद एक और आता है जी आगे। अच्छा मेरे को ये खुद बताओ, क्या इसमें 2 हाइड्रोजन और नहीं लगेंगे क्या? और 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लगेंगे? और इसके साथ एवरी स्टेप पे कितनी ATP है? 4 ATP। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन चल रही है बाय द नाइट्रोजनेज एंजाइम। जो नाइट्रोजन से केमिकल फर्टिलाइजर प्रोसेस के थ्रू जो हैबर बॉश प्रोसेस होती है, पढ़ा होगा हैबर्स, आपने तो हैबर्स पढ़ी होगी, उसके साथ एक साइंटिस्ट और था बॉश, हैबर्स बॉश प्रोसेस। उसने अमोनिया बनाई थी,
आज पूरी की पूरी जो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन है वो हैबर के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरी की पूरी। हर जगह पे जो अनाज बन रहा है मतलब आपको पता ही है, फैक्ट्री में नहीं बनता, आपको तो पता ही है, उग रहा है मतलब। जितनी पूरे वर्ल्ड की क्रॉप है, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द हैबर प्रोसेस। ऑल्दो ऑर्गेनिक फार्मिंग धीरे धीरे अब दोबारा पेस पकड़ रही है, बट वो स्लो प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम। सोच लो, एक साइंटिस्ट ने अगर उन्होंने टेक्नोलॉजी का पेटेंट करवाया होगा, उनको कितने रुपए मिले होंगे? मुश्किल से एक एक बंदे को 5-5 करोड़ मिले हैं वन टाइम। उसके बाद जब भी किसी को लाइसेंस देते हैं 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ उनके जेब में आ जाते हैं। ये होता है पैसा, कुछ नहीं करना, घर बैठना, लाइसेंस देना है भाई। आप बना नहीं सकते, ये हमारी पेटेंट टेक्नोलॉजी है। आप इससे बनाओगे, पहले 1 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस दो, बना लो। 10 फैक्ट्रीज खुल गई, 10 करोड़ रुपए आ गए, बैठे रहो। ये होती है, ये होता है ब्रेन, है ना। हम तो कैलकुलेशन कर ले जाते हैं, भाई ये जो बंदा है छोले भटूरे बेच रहा है 50 रुपए, ठीक है, दिन के इतने बिकते होंगे, ये बन गए इसके 6-7 हज़ार रुपए। छोटू ले जाता होगा 200-300 रुपए, वो जो क्या बोलते हैं आटा बनाना, वो ले जाता होगा 1000 रुपए। ऐसे से करके बन गए उसके 4000 बन गए नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट गेन बन गया भाई। 30 दिन 1,20,000, भाई जिंदगी बन गया। लो, जग गया एंटरप्रेन्योर खुद के अंदर का। अपन को भी बनाना है, बोले MBA छोले भटूरे वाला है ना। नहीं मतलब, है ना, समझे। फ्रेंचाइजी मॉडल कर देते हैं, बेच दो टेक्नोलॉजी। हमारे छोले भटूरे में कुछ अलग है, बोले क्या, थोड़ा सा मीठा सोडा डालते हैं उन, NaCO3 डाल दो इसके अंदर, नाउ विद द फ्लेवर्ड विद द NaCO3। हाँ, मीठा सोडा यही तो होता है। Na2CO3 मत डाल देना उसके अंदर, मुंह से झाग निकलेगी। वॉशिंग सोडा होता है वो, Na2CO3। बचपन का याद आया कुछ, है ना। तो फिर अब यहां पे एक और, अब बताओ भाई, बॉन्ड अब टूटने वाला है जी, ठीक है। अब इसके साथ क्या बोलते हैं, बॉन्ड टूट गए, इसके साथ NH3 बन गया कि नहीं बन गया ये? बट ये क्या बोलते हैं, एक ट्रांजिएंट बॉन्ड होता है। अभी ये फ्री नहीं हुए आपस में, ये अभी भी क्या बोलते हैं, आपस में फिजिकली जुड़े हुए, केमिकली तो नहीं जुड़े, बट ये फिजिकली जुड़े हुए हैं। ऑब्वियसली यहां पे भी क्या होगा, वही 2 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर से यहां पे क्या लगेगी, 4 ATP लगेगी। काफी एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। अगर इसके लिए एनर्जी नहीं मिली तो ये पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब इसको फ्री करवाने के लिए, 2 NH3 को फ्री करवाने के लिए 4 ATP लगती हैं अलग से। इसको हम शॉर्ट सर्किट वो बोलते हैं, जो 4th स्टेप है ना, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट स्टेप या फिर शॉर्ट सर्किट रिएक्शन। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, जस्ट एनर्जी लगती है, बात मत करो, जस्ट एनर्जी लगती है, उसका रिजल्ट कुछ नहीं होता। यानी कि 2 NH3 तो पहले बन गए थे, जस्ट उनको फिजिकली रिमूव करवाने के लिए, फिजिकली कहां से रिमूव करानी, एक्टिव साइट पे है अभी भी वो, नाइट्रोजनेज एंजाइम की एक्टिव साइट पे। ये सारा का सारा जो हो रहा है, नहीं, नाइट्रोजनेज एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर हो रहा है। अब देखा जाए तो ऐसे करके नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है, इससे रिमूव करवाने के लिए और अपने को क्या लगानी पड़ती है, एनर्जी अपने को लगानी पड़ती है। और यहाँ पे स्टेप पे NH3 बोल रहा हूं मैं, 4 यहाँ पे ATP लगे ही लगेंगी, और फिर से वही 2H+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, बट ये किसी के साथ ऐड नहीं होंगे, ये क्या बना लेंगे, डायरेक्ट H2 गैस बना लेंगे। H2 गैस बनती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का रिजल्ट क्या क्या है, ATP एंड NH3 या फिर H2 एंड NH3? H2 एंड NH3। ATP तो कंज्यूम हो रही है, प्रोडक्ट थोड़ी है कोई वो। ये पूरी की पूरी रिडक्शन प्रोसेस है। ये कौन सी प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है ये, और ओनली कैटलाइज्ड बाय नाइट्रोजनेज एंजाइम, ठीक है। अब ये वाला हो गया।
अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया था कि टोटल कितने यहाँ पे 16 एटीपी लगे, यस और नो, और कितने लगे यहाँ पे टोटल जो हाइड्रोजन है इफेक्टिवली। वैसे मतलब टोटल तो H+ लगे और 8 इलेक्ट्रॉन लगे, ठीक है, और प्लस में क्या बोलते हैं एक N2। इसका जो प्रोडक्ट है जो क्या बना 2NH3 मॉलिक्यूल, यस और नो, 2NH3 मॉलिक्यूल, प्लस में क्या बोलते हैं H2। यानी कि अगर देखा जाए इफेक्टिवली कितने लगे हैं 3 H+ ही लगे हैं पर अमोनिया मॉलिक्यूल, और टोटल कितने लगे हैं 6H, और प्लस में कितने एडीपी होंगे 16 एडीपी होंगे। ये क्या बोलते हैं पूरी पूरी एनसीईआरटी मेंशन करती है, यस और नो। एटीपी लगते हैं इसमें, कहीं भी NADH और NADPH सब कुछ लग रहा है, क्या लग रहा है, हाँ, NADH कहाँ लग रहा है इसमें, लग ही नहीं रहा है ना। तो फिर ये H+ आ कहां से रहे हैं, एनसीईआरटी इसको मेंशन नहीं करती है इसको, ठीक है, एनसीईआरटी इसको मेंशन नहीं करती है। आगे बढ़े, ये नाइट्रोजिनेज का क्या बोलते हैं वो था। अब थोड़ा सा हम इसको नाइट्रोजिनेज एंजाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है वो मॉफी और कॉफी प्रोटीन्स होते हैं उसमें, मॉफी एंड कॉफी, यानी कि मॉलिब्डेनम एंड फेरस, कोबाल्ट एंड फेरस। तो यहां पे अब क्वेश्चन आता है कि फेरस इज इंपॉर्टेंट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सिंग रिएक्शंस। आप बताओ सही है कि नहीं। आपने मॉलिब्डेनम का भी फंक्शन कर लिया कि नाइट्रोजनेज एंजाइम का पार्ट होता है, फेरस भी नाइट्रोजन है, कोबाल्ट भी होता है। आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे 3 मिनरल्स के न्यूट्रिशन का तो पता चल ही गया कि क्या काम कर रहे हैं, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में काम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली किस में काम कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम कर ले। अगर उसने बोल दिया नाइट्रेट रिडक्शन में, यस और नो, सही है कि नहीं सही है, गलत, नाइट्रेट का रिडक्शन थोड़ी हो रहा है, नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। किसका हो रहा है, नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, जिसको मैं क्या बोलता हूं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलता हूं। एक्टिव साइट में यहां पे N2 एंटर करेगा, वही 16 एटीपी यहां पे एंटर करेंगे, प्लस में यहां पे 8H+ प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे जो रिजल्ट निकलेगा जिसको मैं क्या बोलता हूं 2 NH3 मॉलिक्यूल, यस और नो, और 16 एडीपी आ जाएंगे, और प्लस में 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि अलग हो चुके हैं, और H2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। यही है, और ये वाली क्या बोलते हैं इसकी एक्टिव साइट थी, दिस वन इज द एक्टिव साइट ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम की खासियत ये है कि ये वेरी सेंसिटिव फॉर ऑक्सीजन, वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक एनवायरनमेंट। एरोबिक एनवायरनमेंट में ये काम कर ही नहीं पाएगा, बात ही खत्म। इज इट क्लियर। आपने ऑक्सीजन दी, मर गया, समझ लो, काम करना बंद उसका। इमीडिएटली ऑक्सीजन इसके लिए इनहिबिटर का काम करती है, ऑक्सीजन इज इनहिबिटर ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम। ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, बहुत बार आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, 2NH3 के लिए अगर 16 एटीपी लगते हैं तो पर अमोनिया के लिए कितने लगेंगे, 8 लगेंगे। अगर मैंने बोल दिया कि 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कितने लगेंगे, 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को 32 एटीपी, 2 नाइट्रोजन को ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है वो, यस और नो। एटीपी पूछ लेगा, हाइड्रोजन पूछ लेगा, क्रिस्टल क्लियर आपको पता होना चाहिए। यहां पे बस इतना सा आपने पता कर लिया, आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन समझ में आ जाएंगी। और ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जाएगा, ठंडे दिमाग से सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहां पे बात आई थी वेरी सेंसिटिव, एक्टिव ओनली इन एनारोबिक एनवायरनमेंट या कंडीशंस, ठीक है, ओनली। तो आखिर फिर फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, साइनोबैक्टीरिया,
वो ये काम कैसे कर लेते हैं? स्पेशल सेल होती है, हेट्रोसिस्ट होती है, जो कि इम्परमिएबल फॉर ऑक्सीजन होती है, तो वहां पे एक एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। प्लांट की सेल्स के अंदर कैसा होता है? उसके अंदर लैग हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को अपटेक कर लेता है, स्क्वेंजर का काम करता है, तो एनारोबिक एनवायरनमेंट कंडीशन क्रिएट होती है। कितना परफेक्ट चीजें रखी हुई हैं नेचर ने, समझ में आया? और नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलता है, यूकैरियोट्स ये काम नहीं कर सकते। यूकैरियोट्स ये काम करते भी हैं तो विद द हेल्प ऑफ प्रोकैरियोट करते हैं, प्रोकैरियोट के बिना वो काम नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर? तो वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, एनारोबिक एनवायरनमेंट, एक्टिव ओनली एट, ओनली प्रोड्यूस्ड बाय या ओनली प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट, यस और नो? प्रोटोजोआंस ना, ओनली प्रोकैरियोट्स, ना प्रोटिस्ट ना प्रोकैरियोट्स, बात खत्म, बात ही खत्म। क्योंकि एनसीईआरटी की वर्ड लिखती है एक्सक्लूसिव इन प्रोकैरियोट्स। देखना क्या पता मैंने गलत बोल दिया हो। क्या लिखा हुआ है? अगर वहां पे मैंने प्रोटोजोआ लिख दिया ना, प्रोटोजोआन, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत करके आओगे आप, पता है आपको? ये इतना लेवल के क्वेश्चन है ये, समझ में आया कि नहीं आया? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस है। तो आखिर नाइट्रोजनेज एंजाइम सिर्फ और सिर्फ इसे इसके जो जीन का नाम पता है क्या है? जीन ऑफ नाइट्रोजिनेज इज निफ जीन। कौन सा है? निफ, नाइट्रोजन फिक्सेशन, NIF, निफ जीन। आगे बढ़े? बात नहीं, मैंने 2-3 बार देख लिया, आप थोड़ा सा फोकस रखो प्लीज, ठीक है? ठीक है, उससे पीछे कोई नहीं है, उनके आगे के बोल रहा हूं, तुझे भी बोल रहा हूं, ठीक है? थोड़ा सा अवॉइड करो, है ना? ये निफ जीन, जीन का नाम है निफ, जैसे लैक ऑपेरॉन से जान है, वैसे इसका एक जीन का एक नाम है। जीन का नाम क्या है? और जीन का रिजल्ट क्या है? नाइट्रोजिनेज, ठीक है? जीन जब एक्सप्रेस होगा प्रोटीन कौन सा बनाएगा? नाइट्रोजिनेज बनाएगा, ठीक? आगे बढ़े? तो ये चीज टफ थी। अब यहां पे आया था कि ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम आखिर किस किस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, वो हम देख लेते हैं। देखो, 2 टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं, या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं? सिम्बायोंट हो सकते हैं। क्वेश्चन पता है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कैटालाइजिंग इन द ओनली फ्री लिविंग स्टेट? पहले नंबर पे लिखा होता है राइजोबियम, आप मारोगे टिक, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये लो। ये कोई बात हुई? नॉस्टॉक हो सकता है, एनाबिना हो सकता है, एजोटोबैक्टर हो सकता है, बाइजरेंकिया हो सकता है, जिसको बाइरेंकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बाइरेंकिया बोलते हैं। ऑब्वियसली बाइरेंक ने किया होगा डिस्कवर, तो नाम क्या रख दिया उसका? बीजे रिंकिया नहीं, वो रिंकिया के पापा वो नहीं, बोले हाँ जी कौन बोल रहा? बोले पापा बोल रहा। बोले किसके? बोले रिंकिया के पापा। रख फोन, वो नहीं है, बाई रिंकिया है वो, ठीक है? रिंकिया को बाई नहीं करना है, बाई है रिंकिया, ये ऐसे प्रोनाउंसिएशन है उसका। रोडोस्पाइरलम भी है, और क्या पता रोडोस्पाइरलम एनारोबिक हो, कोई एरोबिक भी हो सकते हैं, कोई एरोबिक फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, कोई एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, कोई फ्री लिविंग एनारोबिक भी हो सकते हैं। समझ में आया? कुछ ऐसे होते हैं फ्रैंकिया, जो क्या बोलते हैं? नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, बट वो लेग्यूम प्लांट की बजाय वो नॉन लेग्यूम प्लांट में करते हैं। अब ऐसे करके कितने जो 4-5 इंफॉर्मेशन है उसको ऐसे मिक्सअप करेगा ना, आपके सामने फेंकेगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि हो क्या रहा है हमारे साथ, जिंदगी तबाह हो गई। किस लिए? जस्ट एक लैक ऑफ फोकस की वजह से, ठीक है? तो फ्री लिविंग में अगर हम देखते हैं एजोटोबैक्टर है, देखना कहीं गलती मैंने कर दी हो। क्या नाइट्रोसोमोनास है?
क्या चीज? कौन नहीं होगा? वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भाई, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने वाले, समझ में आया? उसको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बोलते हैं, क्योंकि हवा में घूम रही गैस को उन्होंने फिक्स करके टेंजिबल फॉर्म में ले आए। उसको इस वजह से हम क्या बोलते हैं? फिक्सिंग बोलते हैं उसको, नाइट्रीफाइंग नहीं बोलते उसको। नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स नहीं बन रहे उससे, अमोनिया बन रहा है, ये प्रोसेस है। ठीक है, अब यहां पे इसके बाद कौन सा आता है? एक रोडो स्पाइरुलम। देखना ये कहीं कहीं ना कहीं ये एरोबिक तो नहीं है, और ये वाला क्या है? एनारोबिक है। अगर हम बात करते हैं ये वाले क्या है? दोनों फोटोसिंथेटिक है, जबकि ऊपर वाला क्या है? नॉन फोटोसिंथेटिक। सिम्बायोंट में यहां पे दो बात कर रहा है, वो कौन सी बात कर रहा है? राइजोबियम और फ्रैंकिया। अगर हम राइजोबियम बैक्टीरिया की बात करते हैं, अदरवाइज फ्री लिविंग है, बट जैसे सिम्बायोंट में आएगा तब जाके नाइट्रोजन फिक्सिंग करेगा, अदरवाइज नाइट्रोजन फिक्सिंग करेगा ही नहीं। तो राइजोबियम जो है जितने भी लेग्यूम प्लांट्स हैं उनके साथ करता है। देखना कहीं इसमें अल्फा अल्फा तो नहीं है कहीं? यस और नो? बीन्स, पी, इस ये सब तो नहीं है कहीं इसमें? सारे के सारे लेग्यूम प्लांट्स आ जाएंगे। जो नॉन लेग्यूम प्लांट्स है उसमें कौन करता है? फ्रैंकिया है, वो किसके साथ करेगा? नॉन लेग्यूम प्लांट के साथ करेगा। ये कितनी बार पीवाईक्यूज में आया हुआ है ये वाला एल्नस। एल्नस बड़ा सा पेड़ होता है, उसके नोड्यूल्स होते हैं, फ्रैंकिया उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्चुअली जो एल्नस प्लांट है ये थोड़ा सा टेम्परेट एरिया, ठंडे प्रदेश में मिलता है, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन करने में, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन करने में उसको दिक्कत होती है, तो फिर राइजोबियम को लेके आता है न्यूट्रिशन की। पर्मा फॉरेस्ट में भी मिल सकता है। पर्मा फॉरेस्ट नहीं होगी आपने, सॉरी परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट नहीं होगी। परमाफ्रॉस्ट सॉइल इज प्रेजेंट इन द टैगा फॉरेस्ट एंड दिस फॉरेस्ट एंड दैट फॉरेस्ट, यस और नो? और रट्टा मारा होगा, रोज कोसते होंगे अरे क्या पढ़ लिया, पर बाद में क्या पता चलता? अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पूरी पूरी इकोलॉजी खत्म है, और इकोलॉजी खत्म है तो 12 नंबर खत्म है, 12 नंबर खत्म है तो गलती से आपके 610 नंबर की कट ऑफ थी और आपके आए 598, 598। इधर 598 में क्या बोलते हैं? 25 लाख की फीस है, उधर क्या बोलते हैं? 610 रुपये में क्या बोलते हैं? 5000 रुपये की फीस है। ये नॉलेज का फर्क है। कमा लिया ना 20-25 लाख रुपए, ऐसे कमाए जाते हैं पैसे। एक एक नंबर जो है 25-25 लाख रुपए का है, ये होती है कमाई। जैसे ही गवर्नमेंट उसमें चले गए समझ लो कि 25 लाख रुपए साल की कमाई कंप्लीट। पर हम सिंसियरिटी लेते नहीं हैं, हम तो ऐमें चल रहा है, झटक पटक चल रहा है, सिंसियरिटी तो कोई। 25 लाख रुपए कमा लिए समझ लो, यूक्रेन जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, रशिया, यूक्रेन, इन जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सी? पाकिस्तान? अच्छा, कजाकिस्तान। पाकिस्तान में दिक्कत हो जाएगी यार एमबीबीएस करना, काफी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है। अदरवाइज फ्री लिविंग है, बट नाइट्रोजन फिक्सिंग फ्री लिविंग में नहीं करते। इसमें नोट में आ जाएगा, नो फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इन फ्री लिविंग स्टेट। देखना एनसीईआरटी कहीं लिख तो नहीं रही कहीं? यस और नो? देखो क्या बात मैंने गलत कर दिया हो, देखो देखो तो सही। They are in free living state but can fix the nitrogen in the as a symbiont. देखो क्या चीज? क्योंकि क्लैरिटी नहीं की हमने। ठीक है, बाइफरकेट नहीं किया, उस इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल के अपने तरीके से वो नहीं बनाई, तो ऐसा होता ही है। वहीं हाईलाइट करते जा रहे हैं बस, तो माइंड मैप बन ही नहीं पाएगा, ब्रेन मैप ही नहीं बन पाता।
माइंड मैप नहीं बन पाता, फिर कभी नॉलेज कभी हो नहीं पाती इम्प्लीकेट। तो कुछ कुछ जगह पे नोट्स और स्टिकी नोट्स लगाने जरूरी होते हैं, ये रीजन है। एजोटोबैक्टर, बायरेंकिया, नॉस्टॉक और एनाबिना चारों के चारों एरोबिक है, बट इसमें क्या बोलते हैं फोटोसिंथेटिक कौन से हैं, ठीक है। और आगे क्या बोलते हैं, ऑसिलेटोरिया भी वर्ड बोलता है। कहां बोलता है ऑसिलेटोरिया, वो बायो फर्टिलाइजर में बोलता है। कहां बोलता है, कहां बोलता है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बोलता है। 12th में वो ऑसिलेटोरिया भी बोलता है, वहां पे फिर से कुछ कुछ चीजों को रिपीट करता है वो। समझ में आया? कुल मिला के आपके क्या बोलते हैं 11th और 12th के सिलेबस में कम से कम 30 से 40 बैक्टीरिया से ज्यादा नाम है। कहीं से क्वेश्चन पूछ लिया क्लीन बोल्ट, अगर उसको डिजीज वाला करते हैं तो शायद 50 से ज्यादा बैक्टीरिया के नाम है। आप धीरे धीरे आज ही देख लेना, ये कितने हो गए, कितने हो गए, 7 तो यही हो गए, यस और नो, 7 तो यही हो गए। रोडोस्पाइरुलम क्या बोलते हैं, एनारोबिक कंडीशन में बट फ्री लिविंग है। तो ये क्रिस्टल क्लियर आपको क्या बोलते हैं कैटेगरी, आपको ये पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वाले जो है फ्री लिविंग है, ये एनारोबिक कंडीशन में ही कर पाते हैं। जब आसपास कंडीशन एनारोबिक होगी तो ही क्या कर पाएंगे, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग कर पाएंगे, एरोबिक में नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है। नॉस्टॉक और एनाबिना इनके पास क्या होती है, स्पेशल टाइप की हेटेरोसिस्ट होती है। रोडोस्पाइरुलम तो है एनारोबिक, तो कर ही देगा। फ्री लिविंग का मतलब है कि वो एज ए प्रेडेटर्स या फिर क्या बोलते हैं नॉर्मल जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से वो क्या कर रहा है, अपना न्यूट्रिशन वो कर रहा है। वो किसी के साथ डिपेंडेंट नहीं है न्यूट्रिशन के लिए, यस। वो किसी के साथ अटैच नहीं कर रहा, सिम्बायोसिस नहीं कर रहा, माइक्रोराइजा नहीं बना रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है सच कोई, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री लिविंग बोलते हैं। याद रखना पैथोजेनिक भी काइंड ऑफ फ्री लिविंग है, वो भी ऑर्गेनिक फूड को खा रहा है। फ्री लिविंग का मतलब है कि वो किसी से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, उसको बोलते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं, जब ये फ्री लिविंग होते हैं तब इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखो राइजोबियम को हमने पढ़ा था कहां पे, हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया में पढ़ा था हमने, चैप्टर उठाना सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला। देखो देखो क्या पता हम गलत बोल रहे हो, सेल स्ट्रक्चर वाला जो है द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर उठाओ ना, उसमें देखो क्या बोल रहा है वो। सॉरी बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, माफी चाहूंगा मैं, हाँ। जो हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया है उसमें राइजोबियम का नाम लिया कि नहीं लिया उसने, यस और नो। देखना कर्ड हो गया, लैक्टोबैसिलस वाला जो बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। राइजोबियम और पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो हैं ये किसमें आते हैं, हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया में आते हैं। मेंशन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जब वो फ्री लिविंग स्टेट में होता है वो एक हेटेरोट्रोफ बैक्टीरिया होता है, वो क्या होता है, हेटेरोट्रोफ। यहाँ पे जो फोटो ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया है वो कौन से हैं, नॉस्टॉक एंड एनाबिना है। जैसे ही वो सिम्बाइंट में आएगा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करना शुरू कर देगा। समझ में आया? कमाल की बात यह है अभी भी ये हेटेरोट्रोफ ही रहेगा, चाहे वो सिम्बायोसिस कर रहा हो तब भी, क्योंकि वो फूड किससे लेना शुरू कर देगा, प्लांट से लेना शुरू कर देगा। किससे लेना शुरू कर देगा, बट अब वो डिपेंडेंट हो गया है। क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करना उसने शुरू कर दिया। आगे बढ़े, तो ये हो गया। अब यहां पे बात आ जाती है कि ये नाइट्रोजन जो है अगर NH3 में कन्वर्ट हो जाती है, इसको मैं क्या बोलता हूं, नाइट्रोजन एसिमिलेशन बोलूं या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलूं, या फिर एसिमिलेशन भी एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एसिमिलेट कर दिया हमने, जैसे कार्बन को एसिमिलेट करके शुगर बना दिया, वो कार्बन एसिमिलेशन हो गया, कार्बन फिक्सेशन। वैसे नाइट्रोजन एसिमिलेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ही बात है। ये विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड एंजाइम नेम्ड नाइट्रोजनेज। अब ये इमीडिएटली किस में टूट जाता है या किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये NH4+ में हो जाता है, जिसको मैं अमोनियम आयन बोलता हूं। जिसको मैं क्या बोलता हूं, अमोनियम। दिस वन इज द अनस्टेबल, और ये क्या होता है, थोड़ा सा स्टेबल होता है। ये गैसियस फॉर्म है ना, ये तो इमीडिएटली फिजियोलॉजिकल पीएच पे NH4 में कन्वर्ट हो जाता है। देखना एनसीईआरटी के लिख तो नहीं रही है, देखो देखना फेट ऑफ अमोनिया के आगे देखना, कुछ पहली लाइन क्या पता लिख रखी है उसने, क्या लिखी है, सॉइल में भी NH4 में हो जाता है और
प्लांट के अंदर भी अगर हो रहा है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH4 में हो जाता है। इज इट क्लियर? लिख तो रहा है। अब यहाँ पे अगर ये सॉइल के अंदर हो रहा है तो कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो लगाते हैं निंजा टेक्निक और इसको कन्वर्ट कर देते हैं वो NO2 माइनस में। तो क्या लगता है आपको, रिमूव क्या हो रहा है, H+, ऐड क्या हो रहा है, ऑक्सीजन। तो क्या ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यस और नो? और ये वाली प्रोसेस क्या थी? कितनी बार क्वेश्चन आते हैं यार, ये सिंपल है। इसमें क्या हो रहे हैं, H+ क्या हो रहे हैं, इसमें ऐड हो रहे हैं, उसमें क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। पहला स्टेप ऑफ नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं, नाइट्रिफिकेशन। इसके बाद क्या होता है, बन जाता है ये NO3 में। ये जो है ये भी A स्टेप और ये हो गया B स्टेप। दोनों के दोनों एक्चुअल में स्टेप क्या है, ये नाइट्रिफिकेशन है। ये क्या है, ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है। समझ में आया? कंप्लीटली ऑक्सीडेशन है ये, कोई भी रिडक्शन नहीं प्रोसेस होती। अब बात आ जाती है कि जो A है वो कौन करता है, तो A इज डन बाय नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोसोमोनास, यस और नो? अब ये बताओ, खुद बताओ, क्या ये कीमो ऑटोट्रॉफ है? ये फिर से बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में दे रखा है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफ, यानी कि ये अमोनिया को यूज करके उससे ATP बना लेते हैं। उनका जो सोर्स क्या है, एनर्जी का सोर्स काइंड ऑफ क्या है, NH4 आयन है। लिख तो रखा है, कोरिलेट तो करके देखो। इसके बाद दूसरे नंबर पे बोलता है B फॉर, बाद में B फॉर नाइट्रोबैक्टर। ये इतना ही तो करना है, बाद वाला जो स्टेप है वो कौन करता है, नाइट्रोबैक्टर। बाकी जो बचे हैं वो नाइट्रीफाइंग, वो कौन से पहला स्टेप कर रहे हैं, खत्म। कुछ नोटोरियस बैक्टीरिया होते हैं, नोटोरियस मतलब अलबादी, शरारती तत्व। जैसे कुछ शरारती तत्व हैं, उल्टा ही काम करना है, महान आत्मा ही करनी है उनको। वो क्या करेंगे उसको, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इसको उठा के डायरेक्ट इसमें कर देते हैं, ये ले, ठीक है, इसको भी डायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो बिल्कुल ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का उल्टा होता है, नाइट्रिफिकेशन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, नाइट्रिफिकेशन का उल्टा होता है। और इस स्टेप को जो येलो कलर में मैंने शो की है, इसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो ये रिडक्शन प्रोसेस है। एनसीईआरटी मेंशन करती है डीनाइट्रिफिकेशन इज द रिडक्शन प्रोसेस। छुपी हुई चीजें हैं, देखो तो सही, देखना कहीं। डीनाइट्रीफाइंग या डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इज ए रिडक्शनल प्रोसेस catalyzed by the two genus, one is called Thiobacillus and another one is called Pseudomonas। कौन सा, Pseudomonas putida या फिर Pseudomonas denitrificans? Pseudomonas denitrificans। putida तो क्या करता है, वो तो ऑयल को डिग्रेड करता है, बायोटेक में आपके सिलेबस में है, यस और नो? Pseudomonas putida है कि नहीं? इतना सी बात है, हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन डन, खत्म। नाइट्रोजन फिक्सेशन डन हो गया, नाइट्रिफिकेशन डन हो गया और डीनाइट्रिफिकेशन डन हो गया। डीनाइट्रिफिकेशन के लिए कौन से दो बैक्टीरिया, शैतान बैक्टीरिया पहले नंबर पे, चलो स्यूडोमोनास कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, थायोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास। दोनों की स्पीशीज का नाम एक ही है, स्पेसिफिक एपिथेट एक ही है, डीनाइट्रिफिकेंस। क्या है, डीनाइट्रिफिकेंस। ठीक है, आगे बढ़े। ये पूरा का पूरा हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर उसके बाद कौन सा है, नाइट्रिफिकेशन। फिर तीसरे नंबर पे क्या हो गया, डीनाइट्रिफिकेशन। तो 7 बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए पढ़े थे, 3 बैक्टीरिया ये हो गए 10, 2 ये हो गए 12। 12 बैक्टीरिया के नाम तो हमने कर लिए अभी तक, एनसीईआरटी मेंशन करती है छुपे छुपे शब्दों में। लगता है कि कुछ भी 1-2 बैक्टीरिया के नाम है, ध्यान से देखोगे तो ज्यादा बैक्टीरिया है। समझ में आया? आगे बढ़ लेते हैं हम। कौन सा पढ़े अब, फेट ऑफ अमोनिया। कहां हो गया फेट ऑफ अमोनिया भाई, ऐसे कैसे हो गया?
नाइट्रोजन आई सॉइल के अंदर, बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, NH3 में, NH4 प्लस में, NO2 माइनस में और NO3 माइनस में। तो NO3 से एज ए NO3 उसको अपटेक किया जा सकता है, ऑल्दो स्मॉल क्वांटिटी में इसको भी करते हैं, बट मेजरली किससे करते हैं? ये क्या ये क्वेश्चन नहीं आया है? नाइट्रोजन अपटेकन किस में होती है? नाइट्रोजन फॉर्म में होती है, अमोनिया, अमोनियम नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स 90% से ज्यादा किससे होती है? नाइट्रेट्स। अमोनिया टॉक्सिक होता है, वो NH4Cl या NH4OH बना लेगा, तो वो टॉक्सिक हो जाएगा किसके लिए? प्लांट के लिए। इसी वजह से उसको अपटेक नहीं किया जाता, कुछ क्वांटिटी में कर दिया जाता है, थोड़ा सा तो रहता ही है, प्लांट क्यों छोड़ेगा उसको, टॉक्सिक है तब भी। अब जैसे क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, टॉक्सिक है, वर्क भी कर ही रहना, चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा। अब स्टिंग लेके घूम रहे हैं कई बंदे, तो क्लियर है पॉइजन है, ठीक है, प्रो एजिंग है, क्या है? प्रो एजिंग। अच्छा ये तो अलग बात होगी, यहां तक की बात होगी। अब इस नाइट्रेट्स को भी जो है नाइट्रेट्स को किसमें फिक्स कर दिया जाएगा? आगे जाके अमाइनो एसिड में उसको फिक्स कर दिया जाएगा, बट एनसीईआरटी वो मेंशन नहीं करती है। एनसीईआरटी कहती है कि ये वाले पार्ट उसको कैसे किसमें फिक्स किया जाता है? अमाइनो एसिड में, या फिर अगर प्लांट खुद ही, प्लांट की रूट ही जो है NH4 बना रही है फ्रॉम सिम्बायोसिस, फ्रॉम, मान के चलो ये कौन सा प्लांट है? लेग्यूम प्लांट है, ये सिम्बायोसिस NH4 बना दिया, तो NH4 आगे जाके कैसे इनकॉर्पोरेट होगा अमाइनो एसिड में और फाइनली प्रोटीन में, ये बताता है 2 स्टेप में। वो पहले स्टेप में क्या बोलता है कि जो NH4 है उसको एक स्पेशल टाइप के देखना NADPH तो नहीं बोल रहा कहीं वो, यस और नो, और उसको वो AKG, पता है क्या होता है? AKG एक अमाइनो एसिड होता है, कीटो एसिड होता है, क्या होता है? अब उसके ऊपर एक अमाइनो ग्रुप आ गया तो क्या बन गया? वो अमाइनो एसिड क्या बन गया? अरे कीटो एसिड के ऊपर आ गया तो क्या बन गया? अमाइनो एसिड क्या होता है? याद आया कुछ? वो बचपन की यादें, वो क्या बोलते हैं, हमारे बायोमोलिक्यूल्स का प्यार, याद आया कि नहीं है? जिससे आपको बहुत ही ज्यादा प्रेम मोहब्बत है बायोमोलिक्यूल से। आज ही स्टार्ट हुआ है, मुश्किल से क्या बोलते हैं वो पोलर अमाइनो एसिड और वो नॉन पोलर अमाइनो एसिड, वो एस्पार्जिनिन की बातें है ना, वो एस्पार्टिक एसिड की बातें, वो हिस्टीडीन और आर्जिनिन का न्यूक्लियोसोम के अंदर पाया जाना, और वही आर्जिनिन एंड लाइसिन का हिस्टीडीन भी होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हिस्टोन। वो एस्पार्जिनिन एंड ग्लूटामिन का एज ए अमाइड नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट करना, है ना, वो यूरिक एसिड के साथ अमाइनो ग्रुप बना के उससे यूरिड बना के उसको सोयाबीन जो ट्रांसपोर्ट करता है उसको करना। कहाँ गए बायोमोलिक्यूल? कहाँ गया बचपन का प्यार? वो गायब हो गया, है ना, गायब ही हो गया। कितना अच्छा लगता था बचपन में जब क्या बोलते हैं पहली बार पढ़ा था लैक्टोबैसिलस, और घर पे क्या बोलते हैं घर वालों को ज्ञान दे, ये जो दही खा रहे हो ना इसके अंदर बैक्टीरिया हैं। हाँ ये नहीं देख रहे थे कि यहाँ पे भी उंगली क्या बोलते हैं इसके ऊपर बैक्टीरिया लगे हैं। जैसे मैंने टच किया मुश्किल से 1 लाख बैक्टीरिया मेरी जीभ पे लग गए, वो नहीं देखेगा कोई। अगर वो पैथोजेनिक हुए तो जो क्या बोलते हैं जो हमारे सलाइवा के अंदर वो लाइसोजाइम है उनकी सेल वॉल को तोड़ रहा होगा, वो नहीं बताएंगे, क्योंकि गलती से आपने बता दिया आपको मार पड़ेगी कि ये पढ़ के नंबर भी क्यों नहीं आते फिर। समझ में आया कि नहीं है? ये एक समस्या है। अब यहां पे अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड पता है कौन सा होता है? यूजुअली ग्लूटामिक एसिड होता है। आपने ये पूछा ही नहीं AKG क्या है? अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड। तो ये अमोनिया कहां से आई? ये फ्रॉम सॉयल और
माइक्रोब्स, जहां से भी आ रहे हैं। अब इसका इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, उससे अमाइनो एसिड बनाए जा रहे हैं। देखना कहीं गलती से GDH ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम तो नहीं है कहीं, है ना। फिर दूसरे नंबर पे जब ये अमाइनो एसिड आया, अब इसने क्या किया, NH2 को किसी दूसरे B नाम के कीटो एसिड के ऊपर लगा दिया इसने। अब जो है ये जो है NH2 इस कीटो एसिड के साथ मिलकर क्या बना लेगा, कोई भी अमाइनो एसिड बना लेगा, यस और नो। और ये जब इस ग्लूटामिक एसिड ने NH2 को डोनेट कर दिया, ये वापस क्या बना लेगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट ने एक अमोनियम आयन को पकड़ा, उसको एज ए NH2 दूसरे कीटो एसिड को दे दिया, ऐसे चलता रहा। बस ये वाला क्या करेगा, ऊपर से खींचता लेके उसको आता रहेगा, है ना। तो ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है। ये वाला जो काम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज करता है, ये वाला काम कौन करता है, ट्रांस एमिनेज करता है। क्योंकि यहां पे अमाइनो ग्रुप क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, यहां पे रिडक्शन हो रही है विद द हेल्प ऑफ NADPH। ये क्वेश्चन आया हुआ है एम्स में कि NADPH था कि NADH था, NADPH था। यहां पे पूछता है कि A और C क्या होगा, तो A में लिखा होता है NO3 NH4 NH3, ये लिखा होता है, बड़े बड़े निकल जाते हैं उसमें। इस क्वेश्चन को इसको दोबारा समझा देते, हाँ ठीक है, दोबारा समझा देते हैं। NH4 आया, ठीक है, और क्या बोलते हैं, एक कीटो एसिड जिसका नाम मैंने क्या बोला था, AKG आया, और उसने NH4 को अपटेक करके क्या बना लिया, उसने ग्लूटामिक एसिड बना लिया। क्या बना लिया उसने, ग्लूटामिक एसिड, यही है। फिर क्या बोलते हैं, ये वाला जो ग्लूटामिक एसिड है, ये वापस क्या करेगा, ये किसी दूसरे कीटो एसिड को क्या दे देगा, अपना ग्रुप दे देगा। कौन सा, NH2 ग्रुप। कौन सा दे देगा, NH2 ग्रुप, और उससे बन जाएगा क्या, अमाइनो एसिड। याद रखना ये अमाइनो एसिड भी हो सकता है, ये अमाइनो एसिड भी हो सकता है, ये कीटो एसिड भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि अमाइनो एसिड को एक और NH2 दे दिया, कीटो एसिड के पास तो NH2 है ही नहीं, उसको भी NH2 दे दिया, वो किसी को देता है। यानी कि अमाइनो एक्सेप्टर का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, इसका काम कर रहा है अमाइनो। लग रहा है कुछ बायोकेमिस्ट्री सी चल रही है, नहीं लग रही है ना, बायोकेमिस्ट्री की सारी। और ये क्या हो गया, यहां पे फर्स्ट अमाइनो एक्सेप्टर है, ये फर्स्ट अमाइनो एक्सेप्टर। तो अमाइनो डोनर कौन सा है, ये ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। और ये पूरा सर्कल यहां पे चलता रहेगा। ये जो पहला जो एंजाइम है, इस एंजाइम का मैंने नाम क्या बोला था, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि इसमें NADPH भी लग रही है। जबकि वो जो दूसरा स्टेप है, ये कौन कर रहा है, ट्रांस एमिनेज, यानी कि अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर। तो ये 2 स्टेप में ये पूरा साइकिल चलता है। इधर से नेट इफेक्टिव क्या हो रही है, उसकी सप्लाई हो रही है, इधर से नेट इफेक्टिव क्या निकल रहा है, यहां पे अमाइनो एसिड। तो सोना कहां से निकल रहा है, और इधर क्या एंटर कर रहा है, कौन बोला। तो ये प्लांट के लिए क्या है, सोना है ये प्लांट के लिए। अगर ये यही अमाइनो एसिड फिर सीड्स के अंदर जाते हैं, फिर उन सीड्स को दूसरे जानवर खाते हैं, हम डायरेक्ट उसी सीड से वही चने को खा के हमारे अंदर अमाइनो एसिड आते हैं, हमें लगता है क्या बोलते हैं कि अरे भाई हमें तो प्रोटीन मिल गया। ये एक्चुअल में प्रोटीन यहां से आ रहा है, और एक्चुअल में प्रोटीन कहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन घूम के हमारे बॉडी में आती है, उसी से फिर न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, नाइट्रोजनस बेस बनते हैं, उसी से ATP बनता है, GTP बनता है, उसी से फिर DNA बनता है।
तो हमारे पूरे के पूरे सो कॉल्ड पूरी की पूरी अर्थ के जो गॉड हैं वो छोटे छोटे टाइनी से बैक्टीरिया हैं। अगर ये नहीं होता तो आपको हैबर बॉश प्रोसेस के थ्रू नाइट्रेट्स खाने पड़ सकते थे और फिर टॉक्सिसिटी से क्या हो जाती, डेथ। समझ में आया? इतना है, बस हो गया खत्म। बताओ, यहां तक खत्म कर देता है। अब ये क्या कहता है, कुछ अमाइनो एसिड जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एस्पार्टिक एसिड, सुना है? सुना है कि नहीं सुना? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। और क्या है? ग्लूटामिक एसिड। यस और नो? ये क्या करते हैं, प्लस में NH2 लेके क्या बनाते हैं, एस्पार्जिनिन एंड ग्लूटामिन रिस्पेक्टिवली। इन दोनों को मैं क्या बोलता हूं, एमाइड्स बोलता हूं, क्योंकि इनके पास ना ये दोनों अमाइनो एसिड है बट उनके पास एक्स्ट्रा NH2 और आ गया। तो जब अमाइनो एसिड के पास एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप और आ जाता है तो उनको मैं क्या बोलता हूं, एमाइड्स बोलता हूं। देखना कहीं मोस्ट ऑफ जो नाइट्रोजन है ये एस्पार्जिनिन एंड जो ग्लूटामिन है बाकी प्लांट के कहीं सी पार्ट में जहां पे NH2 की रिक्वायरमेंट है, इनके पास सरप्लस रखा हुआ है एक NH2, वो डोनेट करके आ जाते हैं कि लो भाई जाओ जिले अपनी जिंदगी। ठीक, ये चीज। बट कुछ प्लांट्स हैं उनके पास क्या बोलते हैं, यूरिड्स होते हैं, जिनके पास इससे भी ज्यादा अमाइनो ग्रुप होते हैं। एनसीईआरटी मेंशन भी करती है उसको, यूरिड के पास ज्यादा नाइट्रोजन अमाउंट होती है एज कंपेयर टू अमाइड्स। देखना वो सोयाबीन का कई बार साइंटिफिक नेम भी लिख लेता है, ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स कि ग्लाइसिन मैक्स ट्रांसपोर्ट द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमाइड्स, एस्पार्जिनिन, ग्लूटामिन, यूरिड्स। अब बोलो यार सिलेबस से बाहर लग रहा है, सोयाबीन तो सुना था है ना, पढ़ के तो क्या बोलते हैं हम कुछ और गए थे, इंसान पढ़ के गए थे, उसने पूछ लिया होमोसेपियंस। आप बोलोगे ये तो गलत हो गया, इतना ही किया उसने, इतने में क्या बोलते हैं आपसे 4 नंबर उसने छीन लिए। 4 नंबर नहीं छीने, 1 साल छीन लिया, रिपीटर के लिए दोबारा बैठना पड़ता है। नहीं नहीं, ये जो है आगे ट्रांसफर होते रहेंगे ना, एक ही होता है मेनली, ये एंट्री के लिए एक होता है, बाकी दूसरे अमाइनो एसिड बनाए जाते हैं इससे। AKG की जगह पे, मतलब AKG मोस्टली यूज होता है, जो अमाइनो एक्सेप्टर है मोस्टली ये यूज होता है। EGS को ट्रांसपोर्ट करना और ये हल्का है, छोटा सा है, बाकी बड़े बड़े मॉलिक्यूल उनको ट्रांसपोर्ट करने में डिफिकल्टी रहती है। और सबसे ज्यादा जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज है वो एक्टिव भी बहुत होता है प्लांट में, उसका एक्सप्रेशन भी ज्यादा होता है, तो वो बेटर पाथवे एक प्रेफर करते हैं प्लांट इसको। प्रेफरेंस होती है ना, आप रोटी खाओगे कि चावल खाओगे, अच्छा दाल चावल खाने हैं कि राजमा चावल खाने हैं या कड़ी चावल खाने हैं, तो एक प्रेफरेंस होती है कि नहीं? इनकी भी एक प्रेफरेंस है, जो ईज होता है या फिर जो बेटर रहता है, एनर्जी एफिशिएंट रहता है। आगे बढ़े बढ़े आगे, ये तो कंप्लीट ही हो गया यार। हाँ, नाइट्रोजन ज्यादा होता है, कार्बन कम होता है। अमाइड्स ज्यादा होते हैं, कार्बन कम होते हैं। समझ में आया कि नहीं है? ऐसे ही होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन जो है यूरिड्स में कम होते हैं, नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो लिख लिया उसने ये चीज तो लिखा है उसने। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमारे आ जाते हैं जी कौन से, अब आता है हमारा मिनरल न्यूट्रिशन। अगर आप ब्लिंकिट हो गया या फिर कोई ना कोई जो अभी स्विगी हो गया, इंस्टामार्ट हो गया और जेप्टो और आप इन एप्स को देखोगे तो उसमें वेजिटेबल सेक्शन में आपको दिखेगा हाइड्रोपोनिक्स, टोमेटो हाइड्रोपोनिक्स, कुकुम्बर हाइड्रोपोनिक्स, लेटस। देखना अभी भी खोल के देख सकते हो अगर है तो। क्या चीज? ग्रोन इन वाटर, वाटर मीडियम। कमाल की बात है, यस और नो? अब पूरे पूरे प्लांट को ग्रो करवा सकते हो ऐसे? मुश्किल है। इसी वजह से जो छोट प्लांट मतलब बहुत ट्री को करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा बायोमास
पकड़ के कौन रखेगा? यस और नो? अजय बरगद का काम करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स करते हैं। अरे भाई ये पूरा पूरा चैम्बर भरना पड़ेगा एक तो उससे, समझ में आया? और नीचे फर्श रखे कि मिट्टी रखे, समझ नहीं आएगा। फर्श रखेंगे तो टूट जाएगा, प्लांट बढ़ेगा जैसे जैसे। तो वो एक इफेक्टिव मेथड नहीं है बड़े प्लांट के लिए, बड़े ट्रीज के लिए। जबकि छोटे छोटे सलाद खाने वाले, कुकुम्बर हो गया, ठीक है, टमाटर हो गया, लेटस हो गया, ये ठीक है, ककड़ी वगैरह चल जाता है इससे काम। यस और नो? गोभी, पत्ता गोभी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहती। जितने भी बेल वगैरह वाले प्लांट होते हैं उससे क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। हाइड्रोपोनिक्स चल जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में आखिर होता क्या है? अच्छा, हाइड्रोपोनिक्स देखना कहीं जूलियस वॉन सैक्स ने तो नहीं की थी डिस्कवर? क्या सेम साइंटिस्ट कहीं फोटोसिंथेसिस में यूज तो नहीं हुआ था? यूज नहीं हुआ था वो? हाँ यस, यूज क्या, मर गया था उसमें वो बेचारा साइंटिस्ट यार। देखना कहीं उसने स्टार सिंथेसिस की बात तो नहीं की थी? देखना, देखो देखो सही, देखो तो सही। फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में जाओगे, क्या लिखा, क्या मेंशन कर रहा है, क्या चीज? देखना उसने कहीं एक्शन स्पेक्ट्रा तो नहीं दिया था? नहीं दिया था। उसने कहीं ये तो नहीं बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर स्टार सिंथेसाइज हो जाते हैं? गलत। स्टोर होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर? नहीं, लैंग्वेज देखो दोबारा, नाउ कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। उस टाइम नहीं बोलते थे क्लोरोप्लास्ट उसको। देखो लैंग्वेज देखो, उसने नाम क्लोरोप्लास्ट नहीं दिया था, लेटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये मिस्ट्री है। अरे सुधर जा ताऊ, सुधर जा, समझ ले, ठीक है? प्लांट्स बड़े सुंदर सुंदर से, क्या बोलते हैं यहां पे, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेटस की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, अब यहां पे एक एरिएटिंग क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए एरिएटिंग एक, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, बबल वहां पे फॉर्म होते रहते हैं। ठीक है, और इधर की साइड से हम क्या डाल सकते हैं ऐसे करके, कीप से सॉल्यूशन डाल सकते हैं, न्यूट्रिशन डाल सकते हैं, वाटर, रिप्लेनिशमेंट ऑफ ओल्ड मीडियम, उसको निकालना, इनटेक करना। ठीक है, ये एयर इनटेक के लिए है। अब एयर अच्छी आए, बिल्कुल प्योर आए और कोई गड़बड़ ना हो, तो यहां पे एंट्री पे भी क्या लगा दिया था, रुई लगा दी जाती है, कॉटन लगा दिया जाता है ऐसे करके, और इसके आगे भी थोड़ा सा कॉटन लगा दिया जाता है। सेट किया, हवा फिल्टर हो गया है, स्टेराइल एयर आए, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया ना हो, नहीं तो रूट इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या ये न्यूट्रिशन मीडियम है? देखना, क्या इसके अंदर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लस में और कौन सा आ जाता है हमारा, शुगर्स तो नहीं है, कुछ शुगर्स भी हो सकते हैं, कम क्वांटिटी में होते हैं, बात अलग है, बट होते हैं। अब यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाल दिए, ठीक है, 8 + 9 टोटल कितने होते हैं, 17, 17 होते हैं। उसमें से मैंने एक की कमी कर दी, फेरस की, तो क्या होगा, तो फेरस की डेफिशिएंसी में चेक कर सकता हूं। अब इसमें और किसी के कंटामिनेशन भी नहीं है ना, यहाँ पे सॉइल माइक्रोब्स है, बिल्कुल सब सामने है, चीजें ट्रांसपेरेंट है, कुछ नहीं छुपा। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स में लिख लूंगा कि फेरस के डेफिशिएंसी सिम्टम आ रहे हैं ये, ऐसे करके वन बाय वन मैं एक चीज को हटा देता हूं। आपको वो सुना तो होगा ही, जब वो चीज चली जाती है तब एहसास होता है कि नहीं? ऐसे इसमें जब एक न्यूट्रिशन चला जाता है तब प्लांट को एहसास होता है और सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। तो वो सिम्टम्स आपके जो सिलेबस में लिखे हुए हैं वो हाइड्रोपोनिक्स मेथोडोलॉजी के बेस पे लिखे हुए हैं, और इसके लिए बहुत ही
तगड़ा साइंटिस्ट था जिसका नाम था जूलियस वॉन सैक्स। रिप्रोडक्शन वाला नहीं, ठीक है, सैशेस, ठीक है, सैक्स ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जूलियस वॉन सैक्स है, इसको फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी बोला जाता है। जैसे फादर ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी कौन किसको बोलते हैं? क्या WH? कौन? फादर ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी, ऐसे नाम था, W से नाम था शायद। जिसने सबसे पहले डिस्कवरी की थी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की, क्या पता वो विलियम हार्वे हो। देखो विलियम हार्वे तो नहीं था कहीं, हो कितनी बेइज्जती करवाते हो, खुद की बेइज्जती खुद ही करा रहे हैं। क्या करें, बेइज्जती प्रूफ हो गया, रोज इतनी गालियां खाते हैं घर पे बैठ के, है कि नहीं? नाउ वी आर बेइज्जती प्रूफ। ये हाइड्रोपोनिक्स है, ये एरोपोनिक्स नहीं है, याद रख लेना। एरोपोनिक्स भी टेक्निक होती है। ऐसे फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, ऐसे रखे रहते हैं और वहां पे एयर स्प्रे किया जाता है, वो और भी स्पेसिफिक हो जाती है। स्प्रिंकल से भी कर सकते हैं, फ्लोटिंग रहेगा, स्प्रिंकल्स, यानी कि एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स आजकल मतलब जो है वर्टिकल जो है गार्डन बनाने के लिए चलती है। इस पिलर के ऊपर वर्टिकल गार्डन, एयर स्प्रे करते रहो वहां पे। बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर कर रही हैं, काम कर रही हैं। अच्छा, कल मैंने एक डिस्कवरी देखी, कल परसों, वैसे तो 2022 की डिस्कवरी है, बट कल मेरी नजर में आई, हाँ हाँ इधर देखो, कि एक साइंटिस्ट ने प्लांट सेल के अंदर, मीजोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर थाइलेकॉइड होता है, थाइलेकॉइड को निकाल के एक एनर्जी डेफिशिएंट जो कैंसर सेल थी, एनिमल सेल, उसके अंदर डाला और उस सारी कंडीशंस क्रिएट की सो दैट कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो जाए, और हुआ भी। और ये जो बहुत समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो साइंटिस्ट छोड़ेंगे नहीं कि उस चीज को परसिस्ट कैसे करें। सोचो क्या होने वाला है आगे आने वाले टाइम में, क्या पता फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन्स आ जाए हमारे पास। आज भूख लग रही है, काम करते हैं, अरे इधर लाइट मारना, इधर थोड़ी सी, है ना? अरे हाँ मेरा बेटा कहाँ है? अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस कर रहा है आज, अब बस आ जाएगा, शाम तक आ जाएगा। हाँ ठीक है, कोई बात। तो सच हो जाएगी कि गड्ढे में खड़ा रहो, पानी डालो, ऐसे खड़े होके क्या बोलते हैं, बन जाओ परी, है ना? ऐसे परी बना हुआ बंदा क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है ना? ग्रीन भी हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा वो पिगमेंट दूसरे आगे, वॉल्यूटिन पिगमेंट, यानी कि वो ब्लू कलर के सायन पिगमेंट आगे, तो फिर बन गया प्लांट। कौन सा बंदा बन गया? वो एवेटर या फिर अवतार बन गया। बोले आजा भाई, और कितने घंटे फोटोसिंथेसिस किया? बोले आज भूख नहीं लग रही है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो गया, बोले धूप में चलना पड़ गया आज ज्यादा। कुछ भी हो सकता है, साइंटिस्ट की बात, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स इसने यहां पे डिस्कवर की थी। यहां पे रेफर टू फोटोसिंथेसिस आल्सो, सो दैट कि आप कोरिलेट कर पाओ दो चैप्टर्स के बारे में। 4 बजे आपको राहुल सर थोड़ा सा आपके बारे, आपसे बात करेंगे, थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, तो आप यहाँ पे रुके रहिएगा, ठीक है। आपको जल्दी जल्दी बोलना, दूर दूर नहीं बोलना उसको, ठीक है। फिजिक्स हो गया, ये वाला हाइड्रोपोनिक्स हो गया। अब वो बात करता है कि भाई जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, देखना वो 10 मिली मोलर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई बायोमास की बात तो नहीं कर रहा, देखना वो और दूसरे नंबर पे है एक जो उसने क्राइटेरिया रखा हुआ है, जब मोर देन आ जाएगा और जब लेस देन आ जाएगा। 10 मिली मोलर
पर किलोग्राम ऑफ मॉइस्ट मास या फिर ड्राई मास, ड्राई मास हो जाए, ठीक है। अगर उससे लेस देन उसकी रिक्वायरमेंट है तो माइक्रो, और उससे ज्यादा है तो मैक्रो, ठीक है। इसमें देखना हमारा कौन कौन सा है, आपने जो निमोनिक्स बनाए हैं, सो कॉल्ड बनाए हैं, मतलब हैं, सुधरोगे नहीं मतलब। अच्छा, जितनी भी शुगर्स होती हैं आप बताओ, उसमें कार्बन होता है, उसमें हाइड्रोजन होता है, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और तो ये तो वैसे हो गया। क्या उसमें OH ग्रुप के साथ ऑक्सीजन होता है? यस और नो? क्या ये ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से आ जाते हैं? देखना कहीं गलती से एनसीईआरटी लिख रही हो कि भाई ये तो गलत हो गया। लिखती है एनसीईआरटी CO2 एंड H2O से, ठीक है। फिर इसके बाद कौन से आते हैं? देखना कहीं कैल्शियम तो नहीं है, कहीं सल्फर तो नहीं है, मैग्नीशियम तो नहीं है, पोटेशियम तो नहीं है, और नाइट्रोजन तो नहीं है, और फॉस्फोरस तो नहीं। एनपीके वैसे पता आपको, एनपीके बचपन से फर्टिलाइजर पढ़ते आ रहे हैं। CHO क्या हो गया? वैसे ही शुगर्स में हो गया। CHO एनपीके तो वैसे ही याद हो गया, बचा क्या पीछे याद करने के लिए? इसके लिए निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे भाई। CHO वैसे ही याद है, एनपीके की फर्टिलाइजर हम पढ़ते थे, पीछे बचा ही क्या? ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। अच्छा, आयरन है इसमें? अच्छा, कोबाल्ट है, कॉपर है? क्या कोबाल्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में है? देखना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कोबाल्ट है, देख लो कहीं कॉपर तो नहीं है वो। कोबाल्ट को उसने कहीं बेनिफिशियल में तो नहीं डाल दिया? देखना, गया क्वेश्चन, 4 नंबर गए, 4 नंबर गए भाई, 4 नंबर गए। इधर मैग्नीशियम और मैग्नीज के बीच में कंफ्यूजन डाल दिया तो 4 नंबर छीन लिए। समझ में आया कि नहीं है? और आयरन को मैंने बोल दिया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है तो 4 नंबर छीन लिए। उसका रट्टा मारा हुआ सर, बढ़िया है। अब खुद बताओ, ये शुगर्स में यूज होते हैं, ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड डीएनए बनाने में यूज होता है, फास्फोरस एटीपी बनाने में यूज होता है, पोटेशियम सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग में यूज होता है, कैल्शियम स्पिंडल फाइबर में यूज होता है, मैग्नीशियम क्या बोलते हैं क्लोरोफिल में यूज होता है, और सल्फर प्रोटीन सिस्टीन और मिथ्योनिन में यूज होता है। तो क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे क्या? अब ये रट्टा मारने की बात हुई क्या? अब खुद बताओ, डीएनए पॉलीमरेज हो गया, आरएनए पॉलीमरेज हो गया, ठीक है, इनके पास क्या बोलते हैं, मेन मैग्नीशियम एक्टिव साइट पे होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम क्या बोलते हैं, पोरफायरिन रिंग में होता है। तो क्या ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्वालिटी में नहीं आएगा? रट्टा मारने वाली बात हुई इसमें। अरे फंक्शन तो देख लो पहले उनका। स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो क्या सेल डिवीजन हो पाएगा? कैल्शियम की जरूरत नहीं है क्या? कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट से सेल मिडिल लैमेला नहीं बनती क्या? मिडिल लैमेला के बिना जो है सेल वॉल तो दो प्लांट सेल से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे दूसरे से। हो गया काम, फिर तो बन गया प्लांट। अब ये कोई बात हुई? सेल वॉल है सेलुलोज की बनी है, हेमिसेलुलोज की बनी है, वो CHO के बने हैं, मेजर में आ गए। पोरफायरिन रिंग, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम फेरस भी होता है बट वो कम क्वांटिटी में होता है। रट्टा नहीं मारना है, उसका फंक्शन तो देख लो। क्या हो गया? टाइम हो गया? मत बोलो मत बोलो, समस्याएं हो जाएंगी। इसेंशियल ये सारे ही हैं, बेनिफिशियल हैं, इसेंशियल नहीं, उनके बिना लाइफ चल जाती है। हाँ, बेनिफिट दे सकते हैं वो अलग से। हाँ, जैसे आपके फॉर एग्जांपल रोटी खा ली हमने, एक बेसिक है भाई, रोटी है, चावल है, दाल है, के बिना काम तो नहीं चलेगा। अगर घी मिल जाए तो बेनिफिशियल ही बेनिफिशियल है। एक साथ में एक मीठी लस्सी मिल जाए ठंडी ठंडी तो जिंदगी बन जाए, है ना। और साथ में 2-3 छोले भटूरे मिल जाएं, और साथ में एक क्या बोलते हैं स्टिंग या फिर एक थम्स अप मिल जाए,
और उसके बाद एक पंखा चलता हुआ थोड़ा सा हल्का सा एसी, वही 24-25 पे, और एक बिस्तर। हा, क्या जिंदगी है ये लग्जरी है। ये दोनों सर्वाइवल हैं, बेनिफिशियल लग्जरी है। समझ में आया? एक होती है जरूरत, एक होती है लग्जरी। बेनिफिशियल उसके लग्जूरियस एलिमेंट्स हैं उसके लिए, उसके साथ बढ़िया काम चलेगा। देखना कहीं सिलेनियम और सोडियम तो नहीं डाल रखे उन्होंने? सीसा कोसा क्या? रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना, ठीक है? रट्टा नहीं मारना है, 1% भी रट्टा नहीं मारना है। जहां आपने रट्टा मारा गई वहां काम खराब। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में देखना कहीं फेरस सबसे ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड तो नहीं होता, एनसीईआरटी बोलती है। अमंग द मैक्रो या अमंग द माइक्रो? नियरली 9.9 तक पहुंच जाता है क्राइटेरिया उसका, 10 तक पहुंच जाता है। अच्छा, ये मिनिमम चाहिए होते हैं, अगर थोड़े से भी ज्यादा होंगे टॉक्सिक हो जाएंगे, थोड़े ज्यादा हो जाएंगे टॉक्सिक हो जाएंगे। आपने चावल ज्यादा खा लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपने चावल ज्यादा खा लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हल्दी और ये सब मसाले ज्यादा डाल दिए तो दिक्कत हो जाए। वो थोड़े थोड़े डलते हैं, ये मसाले हैं प्लांट के लिए, ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मसाले हैं, थोड़े थोड़े थोड़ा थोड़ा डालते रहो। वही क्या बोलते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च ज्यादा डल जाए तो फिर पता ही है आपको, अगले दिन। अब यहां पे देखना कहीं क्लोराइड तो नहीं है उसमें? क्लोरीन। मैंगनीज तो नहीं है कहीं? क्यूप्रिक आयन तो नहीं है कहीं? क्यूप्रिक आयन की फॉर्म में उसको इनटेक किया जाता है। कॉपर प्रेजेंट तो होता है ना, यस और नो? कौन से विटामिन में कॉपर प्रेजेंट होता है? फिर धोखा खा गए। कॉपर कोबाल्ट होता है साइनो कोबालमिन में। बस ऐसे नंबर छीने जाते हैं, आपकी कंफ्यूजन से नंबर छीने जाते हैं। बेटा आ जाओ, आप थोड़ा सा सिली मिस्टेक करेंगे नहीं और छीन के ले जाएगा नंबर वो। और कौन सा है देखना, सल्फर तो नहीं है इसमें कहीं? नहीं भाई, एन तो नहीं है? माइक्रोन्यूट्रिशन सल्फर है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सल्फर है? तो फिर सल्फर प्रोटीन के अंदर यूज होता है, बहुत जरूरी है, वो मैक्रो क्वांटिटी में आता है, माइक्रो में नहीं आता, ठीक है? और कौन से लग रहे हैं इसके अंदर, कौन कौन से होंगे? बोरॉन, जिंक, निखिल। कौन निखिल? है ना? लाशें बिछने वाली हैं यहाँ पे, लाशें। फिजिक्स चलेगी ऐसे धाड़ धाड़ AK-47 की तरह, और छलनी करते हुए निकल जाएगी, हैं? नहीं कुछ वो बात करेंगे सर आपसे, वो बात लंबी भी हो सकती है, वो मेरे को नहीं बताओ। मेरी तरफ से तो थैंक यू है। कहीं ना कहीं हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, ये ऑलमोस्ट जाने का नहीं है आपको, यहीं बैठने का।